नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर उषा व्यास सह आचार्य इतिहास। आज हम हरित क्रांति, जिसने कि भारतीय कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करके भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि क्षेत्र में आए उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन से है। इसके नाम से स्पष्ट है, हरित क्रांति यानी कि कृषि क्रांति। भारत में आज़ादी के समय कृषि की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी। इसका प्रमुख कारण था भारत का गुलाम होना। आज़ादी के पश्चात भारत के विभाजन के आर्थिक दुष्परिणामों में एक परिणाम यह था कि जो अच्छे कृषि उत्पादक क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए थे, जहाँ से कि हमें बहुत अधिक खाद्यान्न और कच्चा माल उत्पन्न होता था। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों की संख्या भी बहुत अधिक थी। कुल मिलाकर पिछड़ी खेती और जनसंख्या के भार ने कृषि क्षेत्र में भारी विसंगतियां उत्पन्न कर दी थी। नतीजा, भारत को विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ा। अतः हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले आत्मनिर्भर और आत्मसंतुष्ट बनाया। इस क्रांति की शुरुआत 60 के दशक के मध्य से प्रारंभ हुई। एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इसकी शुरुआत 60 के दशक के मध्य से क्यों प्रारंभ हुई? क्योंकि 60 के दशक की शुरुआत तक देश का पूरा ध्यान भूमि सुधारों की ओर था। कृषि के क्षेत्र में भूमि सुधारों के पश्चात ही कृषि के तकनीकी विकास की ओर सघन प्रयास प्रारंभ हो सके। भूमि सुधारों के माध्यम से भूमि संबंधों की संरचना में परिवर्तन आया एवं स्वाभाविक तौर पर इसके बाद कृषि की तकनीकी संरचना में परिवर्तन की सहायक स्थितियां पैदा हुई। अतः हमारे लिए आवश्यक है कि हम हरित क्रांति के विकास को उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें और तभी हम समझ सकेंगे कि हरित क्रांति के क्या कारण थे या कौन से सहायक तत्व थे जिन्होंने हरित क्रांति को संभव बनाया और उसके उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया। भारत में हरित क्रांति एक वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति थी, जिसने भारतीय कृषि के विकास और समृद्धि के रास्ते को आगे बढ़ाया। इसमें पहला जो इसका सबसे अधिक प्रेरक तत्व था वो था भूमि सुधार। क्योंकि भूमि सुधार इसका प्रेरक तत्व था, अतः भूमि सुधारों ने भू संरचना के सामंती ढांचे को संस्थागत रूप में समाप्त कर दिया था। क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि, सामंतों की आवश्यकता नहीं थी, वे भूमि के स्वामी थे। तो भूमि के परंपरागत पिछड़ी खेती होने से भी जो आय होती थी वो उनके लिए पर्याप्त थी। परंतु कृषि कार्य से जुड़े काश्तकार, बटाईदार, कृषि श्रमिक, सहायक शिल्पकार, इनके लिए कृषि से होने वाली आय पर्याप्त नहीं थी। अतः भूमि सुधारों के अंतर्गत जब अधिसंख्य किसानों को भूमि प्राप्त हुई तो वे निजी स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों में संलग्न हो गए। जब किसानों को भूमि पर निजी स्वामित्व प्राप्त हो गया तो वे इस बात के लिए प्रेरित हुए कि खेती से उत्पादन बढ़ाया जाए। तब उन्हें लगा कि उन्हें कृषि में स्थायी स्वरूप के विकास, जैसे खेत पर कुआं, नलकूप इत्यादि का निर्माण करना चाहिए। चूँकि अब भू राजस्व का भार कम हो गया था तो उनके खर्चों के उपरांत अधिशेष बचने लगा था, जिसका विनिवेश वे कृषि में करने लगे थे। जोतों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके कारण 1955 से 1960 के मध्य में कृषि क्षेत्र में 15% की वृद्धि हुई। सिंचाई के साधन बढ़े, अच्छे उर्वरक और बीजों का उपयोग होने लगा। कृषि के नए और वैज्ञानिक तरीकों का विस्तार हुआ। यह सब मूल रूप से भूमि सुधारों का ही परिणाम था। भूमि सुधारों ने स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल कृषि का संस्थागत ढांचा निर्मित किया।
इसी के साथ ही कृषि के तकनीकी ढांचे की शुरुआत सरकारी स्तर पर भी हुई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इस तथ्य की ओर सचेत थे कि कृषि की परंपरागत तकनीकी में परिवर्तन के बिना कृषि की उन्नति संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना में खेती और सिंचाई के मद में कुल खर्चे का 31% लगाया। इसके उपरांत की पंचवर्षीय योजनाओं में भी 20 से 24% धन खर्च किया गया। विशाल संस्थागत सुधारों के साथ साथ आधुनिक कृषि का वैज्ञानिक तकनीकी आधार भी निर्मित होने लगा, जिनमें के विशाल सिंचाई योजनाओं का, ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण जैसे भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर आदि परियोजनाएं, कई कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, शोध प्रयोगशालाएं स्थापित हुई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, रासायनिक खाद के कारखाने इत्यादि स्थापित हुए। गहन कृषि कार्यक्रम लागू किए गए, जिससे नए कृषि तकनीकों का विकास हुआ। तकनीकी आधार के विकास ने कृषि उत्पादन में वृद्धि को प्रेरित किया। इस प्रकार कृषि के तकनीकी आधार का विकास हरित क्रांति का प्रेरक तत्व बना। खाद्यान्नों का अभाव 1949 से 1965 के मध्य प्रति वर्ष 3% की उल्लेखनीय कृषि विकास दर के उपरांत देश को भारी खाद्यान्नों के अभाव का सामना करना पड़ा। नतीजतन देश को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। अमेरिका के साथ भारत ने PL 480 के अंतर्गत समझौता किया, जिसके तहत 1956 में अनाज का आयात किया गया। आयात की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही थी और 1963 में यह 45 लाख टन तक पहुंच गई। यह प्रवृत्ति किसी भी दृष्टि से राष्ट्रीय हित में नहीं थी। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक था। अतः खाद्यान्नों का अभाव भी हरित क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। अब है अंतर्राष्ट्रीय दबाव किस तरह से कारण बना। स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना करना पड़ रहा था। 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इससे यह साबित हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत अपने आत्मसम्मान की रक्षा तभी कर सकता है जब वह आर्थिक रूप में सक्षम हो। किसी भी देश के निवासियों को जहां खाद्यान्न ही नहीं मिल रहा हो, उसका आर्थिक विकास संदिग्ध होगा। निश्चित रूप से वह अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा नहीं कर पाएगा। भारत की चीन, पाकिस्तान एवं वियतनाम नीति अमेरिका के दबाव में निर्धारित होने लगी। खाद्यान्नों के मामले में भारत की अमेरिका पर निर्भरता भारत की स्वतंत्र विदेश नीति में बाधक थी। आर्थिक आत्मनिर्भरता विदेश नीति की आवश्यकता बन गई थी। इसके लिए नई कृषि रणनीति पर पूरी तरह से अमल किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, कृषि मंत्री सुब्रमण्यम एवं इंदिरा गांधी ने नई कृषि रणनीति को अमल में लाने के लिए पूरा प्रयास किया। अकालों की भयावहता भी एक कारण थी, जिसने कि कृषि के क्षेत्र में सुधार एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। 1964 से 1967 के दौरान देश को अकालों का सामना करना पड़ा। 1966 में तो देश को 1 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। अकालों से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना आवश्यक हो गया था। ये जो सभी चीज़ें थी, इन्होंने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रेरित किया। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए भूमि सुधारने,
ढांचा तैयार किया जिसके आधार पर कि उनमें भूमि में तकनीकी प्रयोग संभव हो सके। अब इसके लिए कृषि में तकनीक के प्रयोग के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। तो परंपरागत तौर पर जो कृषि की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति थी वे महाजन और सूदखोर करते थे। वे अनियंत्रित ब्याज दर वसूल करते थे। जब किसान ऋण नहीं चुका पाता था तो सूदखोर उसकी ज़मीन, हल बैल, औजार और कभी कभी घर गृहस्थी का सामान भी नीलाम करवा देते थे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने कृषि के लिए वित्त की आपूर्ति के लिए संस्थागत साधनों के विकास पर ध्यान दिया। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाने लगे। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके साथ कृषि वित्त में और अधिक सुविधा उपलब्ध हो गई। विकास अधिकारियों व तहसीलदारों के माध्यम से सरकार तकावी ऋण और फसली ऋण उपलब्ध कराने लगी। 1968 से 1973 के मध्य खेती को दी जाने वाली संस्थागत सरकारी सहायता दुगनी हो गई थी। 1965 में भारत सरकार ने कृषि मूल्य आयोग गठित किया। इसके माध्यम से कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण किए गए। इससे किसान और कृषि के लाभ को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश बहुत बढ़ा। सरकारी निवेश, संस्थागत वित्त, उत्पादन मूल्य, ये सभी जो हैं हरित क्रांति के सहायक तत्व बन गए। अब हम देखते हैं कि हरित क्रांति में जो प्रगति हुई उसका क्या स्वरूप रहा। हरित क्रांति कोई ऐसी घटना नहीं थी जिसका कि कोई हम एक निश्चित काल निर्धारित कर सके। विभिन्न कारणों ने और प्रेरक तत्वों ने भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति को आवश्यक बना दिया। 1965 से हम हरित क्रांति की शुरुआत मान सकते हैं, क्योंकि उस समय से ही कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान छेड़ा गया। इसके पहले 5 वर्ष अर्थात 1965 से 1970 तक का काल इस क्रांति का मौलिक आधार तैयार करने का काल रहा। 1970 के बाद यह प्रगति और भी तीव्र हो गई। 1970 के आसपास अनेक ऐसे परिवर्तन आए जिनसे न केवल कृषि के क्षेत्र में बल्कि राष्ट्रीय महत्व के सभी क्षेत्रों में प्रगति दिखाई दी। सरकार की प्रगतिशील नीतियों, जिनके कारण कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति, सार्वजनिक उद्योगों का विकास, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, उद्योगों को विदेशी पूंजी से मुक्त कराने के प्रयास, इन सब के द्वारा कृषि को प्रोत्साहन मिला। कृषि क्रांति, जिसे कि हमने हरित क्रांति नाम दिया गया, इसमें उर्वरकों, उन्नत बीजों, सिंचाई के विकसित साधनों एवं मशीनीकरण, ये सभी सहायक तत्व माने जाते हैं। रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ा। जहां 1952 में उर्वरकों का उपयोग केवल 66,000 टन था, वह सन 2000 तक आते आते 167 लाख टन तक पहुंच गया। इसी प्रकार कृषि में मशीनीकरण का उपयोग बढ़ा। यह मशीनीकरण का क्रम क्रांति की प्रगति के साथ साथ आगे बढ़ता गया। परंपरागत खेती में उन्नत बीजों का उपयोग चलन में नहीं था। किसान स्वयं के पास बचे हुए अनाज को ही बीज के रूप में काम में लेता था और कई बार यह बीज कीड़े लग जाने के कारण भी उपयोगी नहीं होता था। हरित क्रांति के अंतर्गत जो अभियान प्रारंभ हुआ उसमें उन्नत किस्म के बीजों के उपयोग पर भी जोर दिए गए। विदेशों से उन्नत बीज आयात किए गए। 1966 में मैक्सिको से उन्नत गेहूं के बीज आयात किए गए और उन्हें देश के उन क्षेत्रों में उपजाया गया
जहाँ पर कि सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं थी। इस बीज के उपयोग के उपरांत यह पाया गया कि परंपरागत बीजों के स्थान पर उन्नत बीज 25 से 100% तक अधिक उत्पादन करने में सक्षम हैं। भारत सरकार ने उन्नत बीजों के उत्पादन के लिए, केवल भारत सरकार नहीं, राज्य सरकारों ने भी उन्नत बीजों के उत्पादन के लिए कृषि विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों के माध्यम से प्रयास प्रारंभ किए। उन्नत बीजों का उपयोग योजनापूर्वक प्रारंभ किया गया। कृषि अनुसंधान परिषद, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, इन सभी ने भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार आयातित बीजों को भारतीय परिस्थितियों में ढालने के सफल प्रयास किए। उन्नत बीजों का विकास मुख्यतः खाद्यान्नों, मुख्यतः चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का तक ही सीमित रहा। दलहनों और तिलहनों के क्षेत्र में इसकी प्रगति कम रही। इसी प्रकार कीटनाशक दवाओं के कृषि में उपयोग पर वृद्धि हुई। कीटनाशक दवाओं के उपयोग ने कृषि उत्पादन की वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया। हरित क्रांति के परिणाम, जो कि जिसे कि जिसका काल हम 1965 से मानते हैं, 5 वर्ष पश्चात 1970-71 से इसके परिणाम मिलने शुरू हो गए थे। 70-71 तक खाद्यान्न का उत्पादन 35% तक बढ़ गया था। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों की आपूर्ति भारतीय कृषि उत्पादों से बढ़ती गई और यह 1978 में 11 करोड़ 2,50,000 टन और 1984 में लगभग 13 करोड़ टन तक पहुंच गई। और 80 के दशक के अंत तक भारत खाद्यान्नों के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो गया। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो एक भिखमंगे की छवि थी वो समाप्त हो गई। इस तरह से 1950 से 2000 के दौरान, अर्थात 50 वर्षों में भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। कृषि उत्पादन जो है 4 गुना बढ़ गया। अब हम अगले व्याख्यान में हरित क्रांति का जो प्रभाव था, इसके क्या परिणाम थे, लाभदायक परिणाम, और जो थोड़े बहुत इसके हानिकारक परिणाम हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही भूदान आंदोलन, जो कि विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था, उस भूदान आंदोलन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।